जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं विज्ञान और ये है आपका क्लास 8 सेट। हम लोग जो है 4th में पहुंच गए हैं। विषय मैंने पहले ही बताया विज्ञान, जिसका एग्जाम जो है वो होने वाला है 13 अप्रैल 13 अप्रैल को। उसका जो है हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस, और ये चौथा सेट है। तो अभी तक आप लोगों ने 3 सेट नहीं देखा तो सबसे पहले जाके उसे देखें, और बिना समय गवाए आते हैं हम लोग चौथे सेट के पहले क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, जो कि है एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं। जेली लाइक सब्सटेंस दैट फाउंड इन सेल इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य, और इंग्लिश में बोला जाए तो साइटोप्लाज्म। याद रखना है, साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य। ये जो गुण सूत्र है ये आपका न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। और जब क्लोरोप्लास्ट का बात करते हैं, और क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट मतलब हरित लवक, इस तरह करके बहुत सारे लवक हैं, उनका जब बात करेंगे तो यहाँ ही होता है दो रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन, और ये प्लास्टिड में पाया जाएगा। प्लास्टिड जो है उसमें ये पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 जो कि आपका रसायन विज्ञान से दिख रहा है, कहता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस हाइलाइटर का कर लूं कलर चेंज। ये हाइलाइटर हो गया हमारा बैगनी। धातुओं या धातुएं सामान्यतः ठोस होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापक्रम में द्रव्य अवस्था में होता है? ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप 100% लिख के लीजिए कि आएगा ही आएगा। क्वेश्चन में इंग्लिश में भी रिपीट कर दूं। मेटल आर जनरली सॉलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? तो ये हमारा मेटल का जब बात करेगा तो वो होता है आपका मरकरी, जिसे पारा भी कहा जाता है। और अगर ये धातु था तो मरकरी। अगर कहीं पे पूछता आपसे आ धातु, अब आ धातु भी पूछ के कंफ्यूज करता है, तो आ धातु में आपको याद रखना है ब्रोमीन होता है। आ धातु की अगर बात करी जाए तो वहां पे आपको याद रखना है ब्रोमीन एक आ धातु है जो कि कमरे के ताप क्रम में द्रव की अवस्था में मिलता है। अगला प्रश्न हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न होती है? विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड? तो आपको याद रखना है यहाँ पे फर्मेंटेशन, और प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे हम लोग कहते हैं CO2। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 4, जो कि कहता है जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंगों में परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है, क्या संकेत करता है? इंग्लिश में भी मैं इस क्वेश्चन को पढ़ दूं। When electric current is flow through an electrolytic solution, then the color of the solution changes. What does it indicates? ये क्या हम लोगों को जो है संकेतिक देता है या संकेत देता है? तो ये संकेत देता है हम लोगों को विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का, केमिकल रिएक्शन या केमिकल इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 5, जो कि कह रहा है पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है। एड्स कैन स्प्रेड इन अ हेल्दी पर्सन। तो इसमें क्या बोल रहा है, किसके मदद से फैल सकता है? तो आपको इसका सीधा याद रखना है खून चढ़ाने से। खून जो है हम लोग ब्लड डोनेटिंग करते हैं, और अगर कोई एड हुआ पर्सन जिसको एड्स है वो ब्लड डोनेट करेगा तो उसका भी एड्स का बीमारी जो है हो सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 6, जो कि कहता है पैकेटों थैलियों में आने वाली दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? What is done
टू सेव द मिल्क इन पैकेट्स एंड बैग्स फ्रॉम स्पॉइलिंग। तो आप लोगों को ये नाम पता होगा, लुईस पास्चर, उसी के द्वारा एक प्रक्रिया बताया गया जिसको हम लोग बोलते हैं पास्चराइजेशन, पाश्चरीकरण, जिससे कि दूध को खराब होने से हम लोग बचाते हैं। एकदम खौला देना है, गर्म कर देना और उसके बाद एकदम तुरंत ठंडा कर देंगे और पैकेट में डाल देते हैं, तो वैसे वो खराब होने से बचता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7 और ये है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तुओं पर लगाया गया बल कहलाता है। What is the force applied to a charged or a discharged object by a charged object? तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? तो आप लोगों को ये पता होगा एकदम क्लियर, क्योंकि हम लोगों ने इसके बारे में बहुत ज्यादा ही एक्सपेरिमेंट भी किया। कंघी वाला बाल को जो कंघी पे लगाते थे, वो एक्सपेरिमेंट आप लोगों को अगर याद आ रहा हो तो उसे हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युत बल, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्सेस। वो कंघी और तेल में लगा बाल बचपन में जो हम लोग करते आए हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 8 जो कि कहता है, निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? Which fuel has the highest thermal value? तो ये थर्मल वैल्यू ना होके होगा कैलोरीफिक वैल्यू। जब हम लोग देखते हैं तो ये लिखा रहता है कैलोरीफिक वैल्यू। और किसका बहुत अधिक होगा? तो इन सभी ऑप्शंस में जैसे वुड, एलपीजी, केरोसिन, बायोगैस, सबको देखते हैं तो सबसे ज्यादा यहाँ पे होने वाला है एलपीजी में। एलपीजी में सबसे ज्यादा होता है, याद रखिएगा, बायोगैस से भी ज्यादा। आपको कंफ्यूजन एलपीजी और बायोगैस में ही होगा, तो बायोगैस से भी ज्यादा होता है एलपीजी में। और ये एलपीजी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये इसका है फुल फॉर्म। बाकी आगे अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 जो कि आप लोगों को भी दिख रहा होगा। और प्रश्न संख्या 9 जो है हमारा वो है, आंतरिक निषेचन होते हैं। वेयर इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस? तो ये फर्टिलाइजेशन की जब भी बात होगी, निषेचन की, तो वो मादा बॉडी में होगी, मादा के शरीर में होगी। और आंतरिक की बात करेंगे तो शरीर के अंदर होगी। तो इनसाइड तो नहीं, हर जगह लिखा हुआ इन द बॉडी ऑफ फीमेल, मादा शरीर में, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, मादा शरीर में। जब हमारा मेल गैमेट जो है, मेल गैमेट वो फीमेल गैमेट से मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं निषेचन। याद रखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10 और प्रश्न संख्या 10 जो है वो कहता है, क्या कहता है? तो यहाँ पे कुछ जो है आपको फिगर दिए हुए हैं, परिवर्तक सतह ए, परिवर्तक सतह बी और परिवर्तक सतह सी। नीचे दिए गए ए बी सी में के परिवर्तक सतहों पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। बताइए किस सतह पर आपतन के कोण परिवर्तन के कोण बराबर होंगे? तो हम लोग पढ़े हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परिवर्तक के नियम, जहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो एंगल आई होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। हर केस में ये हर केस में होता है, तो आपको बस कर देना है सभी तीनों सतहों पर, ये तीनों सतहों पर ऐसा होगा, तीनों में जो है ये चीज फॉलो होता है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन आप लोगों को कुछ उसी तरीके का दिख रहा है। तो यहाँ पे कहाँ पे होगा? तो आपको सीधा याद रखना है कहाँ पे होगा, तो ये होगा आपका तीनों सतहों पर। तो हम लोग सीधा इसका टिक कर लेंगे क्वेश्चन का आंसर, इन ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। तो ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस का जब हम लोग बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लिखा है, ऑल द 3 सरफेसेस। आज के वीडियो में रहने देते हैं इतना ही। आई होप आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा है। तो बस भर भर के जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपके हाथों में है, करते रहिए, प्यार दिखाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।